Hello students, hope you have followed the last lecture. Today we are going to start with one of the sectors of Indian economy, that is agriculture. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। सो इसके साथ हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की क्या ऐसे फीचर्स थे उस टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे उन्होंने हमारे देश में क्या ऐसा किया एग्रीकल्चर के लिए और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्या हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशंस थी, वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। सो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, हालांकि हमारा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो इंक्रीज़ हुआ था। और ये जो लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की, इसके मेन रीजंस थे कि हम पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इरिगेशन टेक्निक्स की कमी थी, कोई इरिगेशन के मेथड्स हमने डेवलप नहीं किए थे, हमारी खेती में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा था। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि 1947 में जब देश की आज़ादी हुई तब हमारे पार्टीशन के साथ हमारे बहुत कुछ फर्टाइल और वेल इरिगेटेड एरियाज़ जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। इसमें हमारे कुछ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे जो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, जो कि आज का बांग्लादेश है, जिसकी वजह से हमारी जूट इंडस्ट्री बहुत सफ़र की। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज़ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी वाज इन रेनफॉल, दैट इज़ मीन्स ऑफ इरिगेशन। हमारे जो किसान थे वो अपनी खेती में इरिगेशन के लिए बारिश के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो जाती थी, और अगर बारिश नहीं हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई तो फसल ख़राब हो जाती थी या फिर नहीं होती थी। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में मीन्स ऑफ इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। जो भी कुछ इरिगेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जा सकता था वो किया जा सकता था कुछ एक सेक्टर्स में, जैसे टेरेसिंग है, फ्लड कंट्रोल्स हैं, ड्रेनेज फैसिलिटी, डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल है। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे देश में इसमें कुछ भी नहीं किया, और हमारे लोगों के पास भी इसके लिए मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, पैसा नहीं था उनके लिए पास कि वो ऐसे कुछ एफ़र्ट्स कर सकें। फिर हमारी जो खेती हम लोग कर रहे थे वो मेजरली सबसिस्टेंस के लिए थी, दैट मीन्स वट एवर वॉज प्रोड्यूस्ड वॉज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हमारी खेती में कोई भी ऐसा एफ़र्ट्स नहीं किए गए, कोई ऐसा सुधार नहीं किया गया कि उसको कमर्शियलाइज किया जा सके। मेजर रीज़न जो सेल्फ कंजम्पशन का था वो था कि हमारे जो खेती में टेनेंट्स थे, लैंडलेस लेबरर्स थे या शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं होते थे कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकें। उनके पास तो अपने खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट कहाँ से करेंगे। ना कोई मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पाते थे, और अगर किसी के पास थोड़े बहुत पैसे हैं भी तो उसको उसमें से रिटर्न के लिए कोई इंसेंटिव नज़र नहीं आ रहा था। सो इसकी वजह से हमारी खेती में कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। हमारे जो खेत थे वो हर जनरेशन के साथ बंटवारा हो जाता था, फादर से बच्चों में, बच्चों से उनके आगे बच्चों में। तो इस तरह से हमारे खेत जो लैंड होल्डिंग्स थी उनका साइज़ बहुत छोटा होता जा रहा था, और इसके साथ साथ हमारे जो खेत थे वो बिखर रहे थे, अलग अलग जगह पर होते थे। सो दिस स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स भी जो थी वो हमारे खेतों के साइज़ को अनइकोनॉमिक बना रही थी, जिसकी वजह से हमारे फर्दर कॉस्ट्स जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और हम कुछ भी ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, कोई मॉडर्न टेक्निक्स मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि खेत का साइज़ बहुत छोटा होता था। फिर इसके अलावा हमारे देश में अंग्रेज़ों ने एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। वन इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड द अदर पार्ट इज़ कि इस सिस्टम की वजह से हमारे जो
ओनर्स थे सॉइल के और जो टिलर्स थे उनके बीच का फासला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसको सबसे पहले हम लेते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो लैंड का ओनर था वो ज़मींदार था। अंग्रेज़ों को अपनी लिए रेवेन्यू चाहिए था तो वो रेवेन्यू चार्ज कर लेते थे, जिसको चुकाना ज़मींदार को पड़ता था। अंग्रेज़ों ने एक टाइम फ़िक्स कर दिया था, एक टर्म्स उनकी फ़िक्स थी जिस पर उनको, जिस रेट पे उनको रेवेन्यू चाहिए, जिस टाइम पे उनको रेंट चाहिए, वो सब कुछ फ़िक्स होता था। उस टाइम पे ज़मींदार जो है वो उतना ही एक्सप्लॉइट जो है वो छोटे किसानों को, खेती में काम करने वाले मज़दूरों को कर रहा था। वो ये बॉदर नहीं करता था ज़मींदार कि उन गरीब लोगों के पास पैसा चुकाने के लिए, रेंट चुकाने के लिए है भी या नहीं है, उसको अपने पैसे चाहिए। उसका एक मेजर रीज़न ये था कि जो हमारे ज़मींदार थे उनको ये डर रहता था हमेशा कि अगर वो लगान नहीं चुकाएंगे, अगर वो रेंट नहीं देंगे अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ उनकी ज़मीन जो है वो अपने कब्ज़े में कर लेंगे। इस डर की वजह से वो अपने लगान को चुकाने के लिए प्रेशर जो है वो छोटे किसानों, शेयर क्रॉपर्स पे डाल देते थे और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर यहाँ पर जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी तो कंडीशन ख़राब हो रही है, लेकिन जो ज़मींदार हैं उनमें कंडीशन में अगर थोड़ा बहुत कहीं प्रॉफिट होता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो ज़मींदार के पास चला जाता था। ज़मींदारी सिस्टम की वजह से, इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से हमारी खेती में स्टेग्नेशन आ गई थी। ये ज़मींदारी सिस्टम जो है वो सबसे पहले इंडिया में बंगाल प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि ईस्टर्न स्टेट्स में है। इसका जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा ज़मींदार को जा रहा था। ज़मींदार या गवर्नमेंट कोई भी हमारी लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी एफ़र्ट्स नहीं कर रहे थे। इसके बाद हमारे जो खेती में एक बहुत मेजर चेंज आई वो ये कि इस दौरान जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, तो वो जो इंडस्ट्रीज़ थी बहुत फ्लरिश कर रही थी। उस इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ रहा था, दैट वाज कि हमारे देश से रॉ मटेरियल वहाँ पे जा रहा था। हमारे जो किसान थे उनको मजबूर किया गया कि वो इंडिगो, कॉटन, जूट जैसी चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करें, जिससे कि हमारी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए। इस तरीके से उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज़ करने की कोशिश की। जो भी प्रोडक्शन थी वो बाज़ार में बिकने के लिए आनी शुरू हो गई, बजाय के सब्सिस्टेंस के। लेकिन ये जो कमर्शलाइजेशन हो रही थी इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसमें हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं वो आनी शुरू हो गई और जो हमारी फूड क्रॉप्स थी उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई थी। हमारे जो टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, अच्छी टेक्निक्स नहीं थी, कोई इंसेंटिव्स नहीं था। मोरओवर कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन से जो बेनिफिट हो रहा था वो अंग्रेज़ अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें से कोई भी जो प्रॉफिट का शेयर है वो इंडियन फार्मर्स को नहीं मिल पा रहा था। हमारे किसान गरीब थे, उनके पास कोई भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइज़र्स या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनके मीन्स ऑफ कल्टीवेशन भी बहुत पुराने थे और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इन्हीं कारणों से बहुत कम रह रही थी और यही कारण था कि हमारी खेती जो है वो बहुत पिछड़ी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जो ज़मींदार थे या जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी खेती को डेवलप करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए। दैट लेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हम यूज़ कर रहे थे वो बहुत कम क्वांटिटी में थी। कोई सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा था, जिससे भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर बुरा असर पड़ा। देयर वाज लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। हमारी खेती के ऊपर प्रेशर जो है, पॉपुलेशन का प्रेशर, वो बढ़ता जा रहा था क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई थी और उन लोगों के पास कोई भी अल्टरनेटिव मींस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था।
खेती पे जब बर्डन ज़्यादा हुआ, पॉपुलेशन ज़्यादा डिपेंड करने लग गई, तो फिर खेती में सब डिवीज़न और फ्रेगमेंटेशन जो है वो बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमारे खेतों का साइज़ छोटा हो गया, अनइकोनॉमिक हो गया और उसमें से जो प्रोडक्शन आ रही थी वो बहुत कम थी। हमारे किसान कर्ज के भार के नीचे दबे हुए थे। इसके बहुत सारे कारण थे। हमारे खेती की प्रोडक्टिविटी कम थी, खेतों का साइज़ अनइकोनॉमिक था, जिसकी वजह से आउटपुट बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। फिर एक निश्चित समय पे ज़मींदार को, छोटे किसानों को अपना कर्जा चुकाना पड़ता था, लगान चुकाना पड़ता था, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। इन सब कारणों से हमारे किसान जो हैं वो कर्ज के भार के नीचे दब गए थे। एक कर्ज को चुकाने के लिए फिर वो दूसरा कर्ज लेते थे और फिर तीसरा कर्ज लेते थे, तो उनके ऊपर कर्ज का भार बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे वो सिचुएशन आती थी कि जब उनके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं होता था, तो मनी लेंडर उनसे उस पैसे के बदले में उनकी ज़मीन छीन लेता था, उनकी ज़मीन को अपने नाम पे करवा लेता था। इसकी वजह से हमारे देश में लैंडलेस कल्टीवेटर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा था because of the transfer of land in the name of the money lenders.